Hello everyone, welcome you all in Law Vita. This is episode 5 of Answer Writing series, and in this episode we are covering the question related to Transfer of Property Act 1882. एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है. द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइन की हुई है. तो हम इसका एक डिटेल्ड आंसर डिस्कस करेंगे और फिर जिस तरह से आपके पेपर में जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को मोल्ड कर सकते हैं. तो देखो, कई सारे पेपर्स में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है. आरजेएस में, बीजेएस में पूछा गया है व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, एमपीजेएस, यूपीजेएस में पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. झारखंड जुडिशरी में पूछा गया है डिफाइन इमूवेबल एंड एक्सप्लेन द टर्म रिलेटेड टू दैट थिंग्स अटैच टू वर्ड. तो देखो, सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में एक और टर्म है, अगर आपने बैरेक्ट में देखा हो, दैट इज थिंग्स अटैच टू वर्ड. और ये जो टर्म है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. ठीक है, वो कैसे है अभी हम आंसर में अच्छे से समझेंगे. तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी या डिस्कस करें तो हम इसका आंसर भी यहीं पर कवर कर लेंगे. तो उससे रिलेटेड एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बिहार में एक बार पूछा गया है, दैट राइट अ नोट ऑन थिंग्स अटैच टू अर्थ. ठीक है, इन सारे सवालों के आंसर बड़े अच्छे से हम आपको बताएंगे. अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे मैं ज़्यादा एनकरेज होके ज़्यादा एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी. सो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं. सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 3, लेकिन ये कोई कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन नहीं देता है, ये कोई डिटेल डेफिनेशन नहीं देता है. बल्कि मैं आपको बताऊं, इवन इस सेक्शन में ये भी नहीं बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि ये सिर्फ ये लेट डाउन करता है कि कौन सी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी. ठीक है, सो इनडायरेक्ट वे में वो ये कहता है सेक्शन 3 कि इन सारी चीज़ों को के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी. राइट, सो इट लेज डाउन दैट व्हाट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 3 एग्जैक्टली क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास. इन 3 चीज़ों को इसने क्लासिफाई किया है और कहा है कि ये 3 चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. स्टैंडिंग टिम्बर क्या हुआ? वो पेड़ की लकड़ी जिसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए या इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स आपको पता है एंड द ग्रास. अब क्योंकि सिर्फ इस सेक्शन से तो हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने एक और डेफिनेशन देखनी है, दैट इज द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897 सेक्शन 3 क्लॉज 26. ठीक है, टीपीए में सेक्शन 3 है, जनरल क्लॉज एक्ट में 3 क्लॉज 26 है. इसमें हमें बहुत अच्छे से बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. इट स्टेट्स दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, benefits arising out of land, things attached to earth, or the things which are permanently fastened to the things attached to earth, but except standing timber, growing crops and grass. तो देखो, हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो 1882 का है और दिस जनरल क्लॉज एक्ट केम इन 1897. तो इसने कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन को भी इसके अंदर इनकलकेट करके एक फुल फ्लेज डेफिनेशन बनाई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की. ये कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आएगी, जो बेनिफिट्स लैंड से अराइज होते हैं वो इंक्लूड होंगे, जो चीज़ें हमने अर्थ से परमानेंटली अटैच कर दी है वो चीज़ें, और उन चीज़ों के साथ जो हमने फर्दर चीज़ें परमानेंट पर्पज से अटैच कर दी हैं वो सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी की एम्बिट में कवर होंगी, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को छोड़कर. ठीक है, तो देखो, जब आप आंसर लिखोगे तो इनिशिएट करना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन से, बताना कि ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं है और ये क्या कहती है. उसके बाद हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन को बताएंगे. अब यहाँ पे एक केस है, देखो, बाबूलाल वर्सेस भवानी 1912 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी एप्लीकेबल होगी और उनसे रिलेटेड मैटर्स में भी उसको अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें कवर हो रही हैं एज पर दीज डेफिनेशंस उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इफ द आंसर कम्स फॉर अ लार्जर नंबर, फॉर से 10, 15, 20 और 40, देन वी हैव टू कोट ऑल ऑफ देम. शुरुआत करेंगे पहला लैंड के साथ.
तो लैंड क्या है? दी सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें जो अर्थ पर है, सरफेस ऑन द अर्थ, ओवर द अर्थ, बिलो द अर्थ। ओवर द अर्थ यानी कि अब एयर भी इसमें इंक्लूड हो गया, बिलो द अर्थ यानी कि वाटर बॉडी भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। सो इट कवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन और अंडर द सरफेस, इवन द नेचुरल स्टेट लाइक मिनरल्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो भी चीज़ मिलेंगी उनकी नेचुरल स्टेट में, जैसे कि मिनरल्स, वो भी लैंड की कैटेगरी में आएंगी एंड देयर बाय दे विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड इंक्लूड्स पॉन्ड, लेक, रिवर विद इन इट्स बाउंड्री, क्योंकि हम अंडर द सर्फेस की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज लैंड। सेकेंड हमारी कैटेगरी थी द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सो देखो, प्रॉपर्टी दैट इज लैंड खुद में तो इमूवेबल है ही फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वी कैन नॉट मूव दैट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट हम उस लैंड से डिराइव करते हैं, जो भी इंटरेस्ट हम उस प्रॉपर्टी से डिराइव करते हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। जैसे किस तरह का बेनिफिट? अगर हमारा घर है तो पहली चीज तो घर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। अब उस घर से हमने किराए पे उठा दिया, वहां से हम रेंट डिराइव कर रहे हैं, तो वो रेंट हो गया बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली राइट टू कलेक्ट द टैक्स, राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, राइट टू एंटर इनटू अ लैंड, ये सब है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। और इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट को जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में होता है, इसे हम इनटेंजिबल या फिर इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट, तो ये हो गई सेकेंड कैटेगरी अंडर द हेडिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड इज द थिंग्स विच आर अटैच टू अर्थ। सो ये जो टर्म है ये इंडिविजुअली भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन की हुई है। सो अगर कोई भी चीज़ अर्थ के साथ अटैच की जाती है इस इंटेंशन से कि अब वो अर्थ का पार्ट हो गई है और उसे कभी भी फर्दर नहीं हटाया जाएगा, देन इट वुड बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अब सेक्शन 3 के अंदर इस टर्म में फर्दर 3 सब कैटेगरीज बताई गई हैं। जैसे कि थिंग्स अटैच टू अर्थ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, थिंग्स रूटेड इन अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ एंड थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड। पहला है थिंग्स रूटेड इन अर्थ, तो जैसे कि पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़मीन में उगाते हैं, ठीक है, दे ऑल टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर पहले ही सेक्शन 3 चाहे टीपी एक्ट का हो चाहे जनरल क्लॉजेस एक्ट का हो उसमें उसे एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी बीज लगाते हैं किसी भी पौध को बड़ा करने के लिए, तो उसकी रूट्स जो है वो किस में डेवलप होती हैं? दे गेट फिक्स्ड इनटू द अर्थ एंड इन शॉर्ट दे बिकम द पार्ट ऑफ द लैंड। Therefore, the things which are rooted in earth, they are immovable property. Next is the things embedded in earth. Embedded का मतलब हमने ऊपर से उसे firmly fix कर दिया है earth में, जैसे कि हमारे घर, हमारी buildings, हमारी जमीनें, हमारे walls, ये सारी ही चीज़ें हुई things embedded in earth. And because they have become the part of the land for a permanent purpose, therefore they are termed as immovable property. और third category है थिंग्स अटैच टू वॉट इज एम्बेडेड, यानी कि जैसे ये घर हमने एम्बेडेड किया हुआ था, ठीक है, परमानेंटली फिक्स कर दिया था। अब इनसे अगर मैं जोड़ के कुछ चीज़ें अटैच कर दूँ, जैसे कि डोर, विंडो, तो ये चीज़ें हम लोग परमानेंट बेसिस पे लगाते हैं ना, कि भाई एक बार परमानेंटली फासन कर दिया फॉर दी beneficial enjoyment of the things which have been embedded in the earth like our house। अब घर का इस्तेमाल अच्छी तरह से कैसे करोगे? जब घर में दरवाजे होंगी, खिड़कियाँ होंगी, तभी तो। और इसके अलावा जैसे कि फैंस हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, तो वो भी वैसे जनरली थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड की कैटेगरी में ही आएंगी, अनटिल अनलेस अगर आपकी इंटेंशन हो कि भाई हमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के बाद ही इन्हें चेंज करना है, इन्हें हटाना है, सो दैट इज इन दैट केस वो मूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा। अदरवाइज हाँ, विद द इंटेंशन हमने परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसे अटैच किया है विद आवर हाउस, विद आवर बिल्डिंग, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होगी। ठीक है, तो गाइज ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके सब एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अब इस आंसर को सम अप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मोती सिंह वर्सेस देवकी सिंह, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो सारे पेड़ जिन पे फल आते हैं और जो कि स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, बिकॉज दे आर प्लांटेड एंड ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग फ्रूट्स, उन्हें उगाया ही इस पर्पज से गया है कि उनके फ्रूट्स लिए जाएंगे, ठीक है, फिर उनका फर्दर ट्रेड किया जाएगा। तो बिकॉज दैट प्रॉपर्टी विच वॉज रूटेड इन द अर्थ एंड वी हैव सम बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, इसीलिए उन ट्रीज को हम लोग
इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इसलिए कोई भी पूछे कि द फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर, सो दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और स्मार्ट आंसर देना हो तो इस केस को भी कोट कर देना। नेक्स्ट केस है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि चिल्का लेक में एंटर करना फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर द पर्पस ऑफ कैचिंग फिश, हियर कम्स द राइट टू फिशरी। तो बिकॉज ये लैंड से जुड़ा हुआ, दैट इज वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ एक बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, इसीलिए ये राइट जो है ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट केस ऑफ द आंसर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट किसी लैंड में एंटर करना और वहाँ से 12 साल तक पेड़ों से लकड़ियाँ काटना ले जाना, ये प्रॉफिट ब्रांडेड है, मतलब ये बेसिकली लैटिन टर्म है विच डिनोट्स द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सो ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, इसीलिए ये कंसिडर किया जाएगा एज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है ना, हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इतना क्लियरली समझ आ गया कि ये केसेस ना हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जस्ट नाम याद रखो, फैक्ट याद रखो, मोती सिंह वाला फ्रूट बेयरिंग ट्री, आनंद बेहरा वाला चिल्का लेक, और शांताबाई वाला राइट टू एंटर अ लैंड एंड कटिंग आउट द वुड्स। तो ये बहुत आसानी से आपको केसेस याद हो जाएंगे और आप एक बहुत ही परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नंबर कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 एपिसोड कर लिए हैं। ऑल्दो मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट रहती हूँ चैनल पे, बट ये अपने आप में बड़ी बात है, 5 एपिसोड और बिल्कुल लगातार आ पाए हैं। कोशिश करूँगी गाइस कि आगे भी ये सीरीज़ चलती रहे और सभी लीगल सब्जेक्ट के ऊपर आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँ। बट आप लोग प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देना, अच्छे हो बुरे हो देना, क्या चेंजेस चाहिए, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, प्लीज़ डू लेट मी नो। इसके साथ साथ हमारे जितने भी लीगल सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए, नोट्स PDF, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फिर हमारे ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो दिस वाज इट, आई विल बी बैक सून विद अनदर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।